हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोगों का जो टॉपिक था वो था मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर, और वो टॉपिक अधर में पड़ गया था क्योंकि हम उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए कुछ इश्यू के कारण। तो आज मैं उसी को आगे बढ़ाऊँगा। क्या था मेरा टॉपिक? मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें करेंगे क्या हम लोग? दाब का मापन। और इस कंडीशन में दाब का मापन हम करने के लिए क्या करेंगे? दो डिवाइसेस का यूज करेंगे। पहला है हमारे पास बैरोमीटर और दूसरा है हमारे पास मैनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर और मैनोमीटर की बात चल रही थी। इसमें हमने सबसे पहले को उठाया था जिसका नाम था बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? तो जनरली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये है क्या? तो एक मशीन है। ठीक है, अपने आप में आपको क्या लगेगा कि ये मशीन है, तो इसलिए मैं बोल दूंगा डिवाइस है ये। ठीक है, एक प्रकार की डिवाइस है ये। ओके, ये कोई यूनिट नहीं है कि प्रेशर का मापन हम लोग बैरोमीटर में करते हैं तो बैरोमीटर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। नहीं, ये एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को केवल ये मेजर करता है? नहीं, जनरली हम यूज इसका इसीलिए करते हैं, बाकी इसके अलावा भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जनरली मतलब सामान्य तौर पर। ठीक है, असामान्य बन जाए तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, यानी किसी का भी प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मैनोमीटर किसका यूज क्या करने के लिए हम करते हैं? तो जनरली यहाँ भी मैं जनरली यूज वर्ड करूँगा, मतलब जनरली वर्ड को यूज करूँगा, और जनरली हम यहाँ पे गैसेस का प्रेशर मेजर करते हैं। जनरली गैसेस का प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में मैंने ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट किया था ताकि मैं आपको एचजी का बेनिफिट बता पाऊँ, है ना। एचजी का क्या बता पाऊँ? बेनिफिट्स। और किससे कंपेयर करवा पाऊँ? वाटर से। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम कंपैरिजन के लिए लेके आए थे और एचजी का बेनिफिट जानने के लिए आए थे, और वाटर की यहाँ पे डिसएडवांटेज को भी हम देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने पकड़ा था बैरोमीटर को। बैरोमीटर कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है देखने में, है ना। कैसे होता है देखिएगा। जनरली कैसे होता है? ऐसे होता है कि भाई इसमें पानी भरा होगा या कोई लिक्विड भरा होगा। बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर बार पानी भरे हम, ऐसा ना। और बीच में क्या लगी होगी? एक ट्यूब लगी होगी। ठीक है, ऐसे करके। ओके, अब ध्यान देंगे ये ट्यूब क्या होगी? यहाँ पे फिक्स होगी। फिलहाल के लिए ऐसे ही आपको नजर आएगा, फिक्स होगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि ऊपर जो क्या होगा, ये ट्यूब जो होगा वो क्या होगा? वैक्यूम होगा। मतलब ट्यूब के अंदर क्या होगा? वैक्यूम वाला कंडीशन होगा। वैक्यूम यानी निर्वात। तो मैंने आपको बताया था कि आखिर आप इस ट्यूब को निर्वात कैसे बना सकते हो। निर्वात का मतलब क्या होता है? कि जिसमें एयर, वाटर, किसी के भी पार्टिकल ना हो। मतलब किसी भी तरीके का पार्टिकल उसके अंदर अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उस प्लेस को हम लोग वैक्यूम बोलेंगे। भाई आप देखोगे जब इसको तो आपके मन में ये आएगा कि सर यहाँ पे जो है इस ट्यूब के अंदर ये पानी में जब रखा है तो 100% इसके अंदर क्या आ जाएगा? पानी आ गया, यानी पानी के कण आ गया। तो ये वैक्यूम कैसे है? तो सबसे पहली बात कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई लिक्विड जो है जहाँ तक रहता है वहीं तक रहता है, उसके ऊपर वो नहीं जाता है। यानी अगर मैं देखूँ तो इस ट्यूब के इतने पोर्शन में क्या है? लिक्विड है। तो इसके ऐसा नहीं कि इसके ऊपर वाले पोर्शन में भी क्या होगा? लिक्विड आ जाएगा। लिक्विड की तो प्रॉपर्टी होती है ना भाई, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। गैसेस के पार्टिकल के अंदर ना प्रॉब्लम है कि भाई गैसेस के पार्टिकल जहाँ पे हैं वहीं पे नहीं रहेंगे, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जहाँ चाहे जा सकते हैं, भाई जब तक कि उनके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, ये बात। यानी यहाँ पे एक चीज़ तो समझिए क्या कि इस ट्यूब के अंदर इतना दूर पानी है, तो इतना दूर जो खाली वाला भाग दिख रहा है उतने को ही मैं क्या बोल रहा हूँ? वैक्यूम बोल रहा हूँ। और वैक्यूम बनाते कैसे हैं? तो वैक्यूम बनाने के लिए अभी जस्ट बताया ना कि भाई सबसे पहली बात तो यही समझ लो, वैक्यूम मतलब कि कोई भी पार्टिकल उस जगह पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए।
तो अगर मैं मान लो कि अगर मैं जनरली यहाँ पे ट्यूब रखा था, इस ट्यूब को ऐसे उठा के लेके जाऊँगा, तो आप सबको पता है कि ये ट्यूब अगर एटमॉस्फेयर में रहे, या सिंपल हम सभी लोग इस खुले वातावरण में हैं, तो खुले वातावरण में क्या है, हवा है ना, तभी तो हम जीवन यहाँ पे एग्जिस्ट हो पा रहा है हम लोगों का, तभी तो हम जीवन जी पा रहे हैं। तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर भी ओपनिंग होगी, और इस ओपनिंग के रास्ते कौन चली जाएगी, हवा। क्योंकि हवा की एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि हर जगह ट्रैवल करती है, जहाँ खाली स्थान देखेगी वहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इस ट्यूब के अंदर भी क्या आ जाएगी, हवा। अब जब मैं इस हवा के साथ इस ट्यूब को रखूंगा, तो भले ही इतने दूर पानी हो, लेकिन इतने दूर अभी भी क्या रहेगी, हवा के पार्टिकल कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। और जब हवा के पार्टिकल इस खाली जगह में प्रेजेंट हो गए, तब ये वैक्यूम थोड़ी ना है, तब तो पार्टिकल आ गए, तब ये निर्वात नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहला काम तो इस हवा को निकालना पड़ता है। अब हवा को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस ट्यूब को सबसे पहले पानी के अंदर डुबा देते हैं, जिससे क्या होगा कि वो हवा की जगह पे पूरा का पूरा क्या भर जाएगा, पानी। और उसके बाद जब ऐसे डुबा देते हैं, तो फिर इसको धीरे धीरे खड़ा करते हैं, ताकि एकदम कहीं भी ऑप्शन ना दे कि हवा उस पाइप के अंदर या ट्यूब के अंदर जा पाए। समझ पा रहे हैं। तो अब ट्यूब क्या होगा, धीरे धीरे जब खड़ा होगा तो पानी के कांटेक्ट में है। अब पानी, जब मैं पानी को हटा दे रहा हूँ, मैं कोई लिक्विड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पानी की बात करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्या बोलते हैं, डाउटफुल हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई लिक्विड है। अब मैं उससे क्या कर रहा हूँ, उस पाइप को ऐसे ऊपर धीरे धीरे कर ले रहा हूँ। पहले डाला इसमें पूरा क्या भर गया, लिक्विड, फिर धीरे धीरे लिक्विड को खाली करके ऐसे सीधा खड़ा कर दिया। तो क्या होगा, आधा से ज़्यादा लिक्विड नीचे आ गया, यानी इस पानी के अंदर या इस लिक्विड के अंदर मिल गया, और इतना भाग खाली हो गया। क्या उसके अंदर हवा गई, नहीं भाई। लिक्विड की तो प्रॉपर्टी है ना, जितने दूर रहेगा उतना ही दूर रहेगा, जब तक कि प्रेशर ना दे तब तक ऊपर जाएगा नहीं, तो इतने दूर ही रह जाएगा। और इतना दूर फिर क्या हो गया, इसका खाली हो गया। खाली हो गया तो इसका मतलब ये वैक्यूम है। आयो समझ में। वैक्यूम क्यों रखना है मुझे, ताकि इधर कोई पार्टिकल होगा नहीं, इधर कोई पार्टिकल होगा नहीं, तो नीचे की ओर कोई फोर्स ना अप्लाई कर पाए। क्यों ना अप्लाई कर पाए, अभी आगे समझ में आ जाएगा। नीचे की ओर कोई फोर्स अप्लाई ना कर पाए इस लिक्विड पे, समझ पा रहे हैं, यानी इतने पोर्शन में कोई फोर्स अप्लाई ना कर पाए। ओके, यहाँ तक कि एटमॉस्फेयर भी इतने दूर आपके ऊपर क्या नहीं करेगा, यानी यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में एटमॉस्फेयर भी क्या नहीं कर पाएगा, अपना प्रेशर जनरेट कर ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं। एटमॉस्फेयर कहाँ प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, इस ट्यूब के ऊपर, ट्यूब के अंदर नहीं। समझ पा रहे हैं, क्योंकि वैक्यूम है। तो वैक्यूम का मतलब ही समझ लो, जहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी नहीं होगा। क्लियर है, ट्यूब के ऊपर कर रहा होगा, ट्यूब के अंदर नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब समझते हैं, हमने ये सब कर लिया, ट्यूब व्यूब लगा लिया, अब क्या करने वाले हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे प्रेशर मेजर करना है। किसका प्रेशर, एटमॉस्फेयर का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्यूब को ऐसे रखा, ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या कि आप सबको पता है कि इधर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा, इधर भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा, है कि नहीं है। इस लिक्विड के ऊपर किसका प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का। तो अब ध्यान देना, ये एटमॉस्फेयर कहाँ चाहता है, इसको नीचे की ओर दबा रहा है, नीचे की ओर दबा रहा है। तो ये बताओ, ये जो पाइप है, ये वाला पोर्शन जो है, आप ही समझो सिंपल, कि जब इस पे दबाओगे तो नीचे कोई ऑप्शन है क्या, ओपनिंग है क्या, कि पानी चला जाएगा, नहीं जा पाएगा, जाएगा है ये नहीं। अब इसका मतलब इस पानी के पार्टिकल के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ चुका है। यानी पानी के ऊपर, जैसे मान लो अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर लगा रहा है, अगर मेरे पास ऑप्शन है नीचे जाने का, यानी सपोज कर लो मैं ऐसे, मुझे कोई ऊपर से दबा रहा है, तो दबाएगा तो मैं धीरे धीरे बैठूंगा, है ना। मतलब बैठूंगा क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि धीरे धीरे उस फोर्स को नीचे की ओर लेके जाने का। भाई उस फोर्स के कारण मैं नीचे की ओर जाऊंगा। एक कंडीशन में मैं बैठ जाऊंगा, अब बैठने के बाद भी कोई दबा रहा है, तब मैं अब उसके आगे क्या सिकुड़ सकता थोड़ी ना हूँ, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, वो जहाँ पे हूँ वहीं पे मेरे अंदर क्या आने लगेगा, चेंज आने लगा, हड्डियाँ टूटेंगी, यही ना होगा। सिंपली प्रेशर जब जनरेट करोगे, तो प्रेशर जनरेट करने से क्या होगा कि इसके ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा। अब ये लिक्विड यहाँ नहीं रहना चाहेगा, वहाँ भागना चाहेगा जहाँ प्रेशर कम है। तो प्रेशर कहाँ कम है, यहाँ तो एकदम प्रेशर नहीं ना। मैंने अभी जस्ट बोला कि इस ट्यूब के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ट्यूब के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब इधर पूरा का पूरा खाली स्थान है। तो ये जो होगा, ये पानी जो होगा वो धीरे धीरे इस ट्यूब के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर नीचे की ओर दबा रहा है, तो ये क्या करेगा, उस प्रेशर को एडजस्ट ना करके किधर भागेगा, जिधर प्रेशर कम है। और हमने पिछली क्लास के अंदर भी इतनी बात तो समझी है कि जिधर प्रेशर ज़्यादा होता है, उधर से कोई भी फ्लूइड जो होता है वो फ्लो कर जाता है उधर जिधर प्रेशर लो होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे, है ना। आई बात समझ में। तो हमेशा जो फ्लूइड होता है वो कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो करता है, हाई से लो। जिधर प्रेशर हाई है उधर से वो भागेगा, और किधर भागेगा, लो की ओर। तो इधर सब के सब जगहों पे हाई है, तो इधर लो है, तो पानी किधर भागेगा, लो की ओर। और कितना भागेगा,
तो उतना ही भागेगा जितने में ये बैलेंस कर पाए। पूरा पानी भाग थोड़ी ना जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा पानी अब उसमें जाने लगेगा, है ना। उतना ही पानी जाएगा जितना प्रेशर हो। जैसे आप सिंपल एक कहानी को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप देखते हो, सपोज कर लो आप मान लो एक ऐसे कोई कंटेनर ले लो, उसके अंदर पानी भर दो, ठीक है, पानी भर दो। फिर एक बगल में एक कंटेनर लो, बगल में कंटेनर लो और इसको खाली रखो। इसको क्या रखो? खाली। अब बीच में क्या कर दो? ओपनिंग ऐसे लगा दो। ओपनिंग से मतलब यहाँ से एक पाइप कनेक्ट कर दो इसके ओर। ये खाली था, ये खाली है और ये क्या है? भरा है। तो यहाँ पे पानी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे पानी है ही नहीं तो प्रेशर ही नहीं है। दैट मीन्स इधर पूरा का पूरा खाली है, प्रेशर है ही नहीं, जबकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या होगा? ये जो लिक्विड है ये किधर की ओर ट्रैवल करने लगा? यहाँ से उधर भागेगा कि नहीं भागेगा? क्यों भागेगा? क्योंकि इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज़्यादा है, तो इधर की ओर भागेगा। भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा। अब जब इधर से की ओर पानी ट्रैवल करेगा तो इधर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, हाँ या ना? इधर कम होने लगेगा। लेकिन क्या हमेशा भागते रहेगा? नहीं सर, एक कंडीशन के बाद क्या हो जाएगा? ये रुक जाएगा। रुक जाएगा कब रुक जाएगा? जब इधर का प्रेशर और उधर का प्रेशर दोनों का सेम हो जाए। मैंने क्या बोला? फ्लूइड भागेगा, फ्लूइड क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। फ्लूइड की प्रॉपर्टी है फ्लो करने की। क्या करने की? फ्लो करने की। तो फ्लो कैसे करेगा? हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। अब मान लो दोनों इक्वल हो गए, तब तो नहीं भागेगा। सेम कहानी यहाँ पे हुई है कि ये लिक्विड जब इधर से इधर की ओर भागा तो फिर क्या हुआ? इधर पहले हाई था, इधर लो था। अभी क्या हुआ? अभी दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तब किधर की ओर भागेगा? नहीं भाग पाएगा। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरेंस क्या नजर आ रही है कि भैया हाई से लो की ओर भागता है। अगर प्रेशर बराबर हो गया तब वो ट्रैवल नहीं करेगा। वैसे ही जब एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है तो ये उतना ही ऊपर उठेगा जितने में क्या हो जाए? इस प्रेशर को बैलेंस कर पाए। जब यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वल, तब उस कंडीशन में ऊपर जाना बंद। और इस कंडीशन से हमको ये पता चल सकता है कि भैया ये जितना ऊपर उठा है इसने ऊपर क्यों उठाया अपने आप को? ताकि ये इसके प्रेशर को बैलेंस कर पाए। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी बात समझ में आ सकती है कि जितना पानी ऊपर उठा है उतना इधर का प्रेशर था, है ना? क्योंकि जितना इधर प्रेशर लगाया गया होगा उतना ही ये ऊपर उठा है। यस और नो? बस सिंपल कहानी है। इधर प्रेशर लगाया आपने तो जितना प्रेशर लगाया उतना ही ये ऊपर उठेगा। ऐसे ही इसमें इतना ही पानी भरेगा जितना इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर था। जब यहाँ पे नॉर्मल तो वहाँ भी क्या हो गया? बराबर। क्लियर है? आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पे मीजर कैसे करेंगे? तो मीजर कैसे करेंगे? अब तो सिंपल हो गया। एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है तो जितना प्रेशर लगा रहा है उतना ही ये पानी ऊपर उठेगा। यानी जितना इसके अंदर दिखाएगा कितना पानी ऊपर उठा है वो ये बता रहा है कितना एटमॉस्फेयर ने प्रेशर लगाया है ना? तो हम लोग यहाँ से मीजर कर लेते हैं। और इस कंडीशन में मैंने बताया था कि हम लोग दो, यानी एक पानी है और एक क्या है? पारा है। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन इसी प्रॉपर्टी से करते हैं, यानी इस कहानी से करते हैं। और इस तरीके इस तरीके से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। जैसे समझते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने सबसे पहली बात बोली थी कि अगर चलो ठीक है, अभी तो ये समझ में आ गया कि मैकेनिज्म क्या है बैरोमीटर का, है ना? कैसे काम करता है। तो जितना इधर प्रेशर लगेगा उतना पानी ऊपर जाएगा। यही बैरोमीटर के अंदर हो रहा होता है। अब हम बैरोमीटर के अंदर लिक्विड को पकड़ते हैं। तो अगर मैंने किसको लिया? वाटर को लिया। तो वाटर की प्रॉब्लम क्या है कि वाटर अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में हमको ट्यूब की हाइट क्या करनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना? जैसे अगर हम प्रेशर देखें, ध्यान देना, यहाँ का प्रेशर सपोज कर लो, यहाँ वाला प्रेशर और यहाँ वाला प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। और यहाँ भी कोई प्रेशर होगा कि नहीं होगा? तो इसको भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस प्रेशर के कारण ये कहाँ भागेगा? ऊपर। तो जितना ऊपर भागेगा वही होगा हमारा। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना। ये पॉइंट का खेल हम बंद करते हैं, सीधा सीधा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि कितना पानी ऊपर उठेगा। यही से ना हमको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10⁵ पास्कल। होता है कि नहीं होता है? और अगर हम किसी का भी प्रेशर निकालना चाहें तो प्रेशर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? ρg(h) करना पड़ता है। अब ध्यान से देखेंगे तो P0 मतलब कितना है? 10⁵। यहाँ पे मैंने शुरुआती दौर में क्या लिया है? वाटर लिया है। रो की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी 1000, यानी 10⁵ kg/मीटर क्यूब, है ना? kg/मीटर क्यूब लेने की जरूरत नहीं है, हमको पता ही हम क्या ले रहे हैं। यहाँ पे 10 मीटर/सेकेंड² और h वही तो पता करना है कि कितनी हाइट तक ये पानी ऊपर उठेगा। तो हमको ये पता चल पाएगा कि ये 10⁵ पास्कल को एडजस्ट करवा पा रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा? हाइट को ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसको इधर भेज दूंगा। और ये देखो 1 है तो इसका मतलब 10⁵/10⁴ हो जाएगा इज इक्वल टू h। दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर।
यानी हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। यानी अगर इस ट्यूब की हाइट कितनी रहेगी 10 मीटर रहेगी तो उस कंडीशन में तब जाके ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल पाएगा। यानी एक्चुअल में ये बोल रहा है कि अगर ट्यूब के अंदर 10 मीटर तक पानी चढ़ जाता है, प्रेशर लग रहा है 10⁵, ये पानी ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो अगर ये 10 मीटर तक चढ़ जाता है तो इसका मतलब इसने कितना प्रेशर लिया है 10⁵। यानी तब हम ये बता सकते हैं कि भैया इस पानी के ऊपर 10⁵ यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। यानी अगर एक लिक्विड के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो उसको कैसे पता करेंगे हम, अगर पानी रखे हुए हैं तो वो पानी अगर 10 मीटर तक चढ़ जा रहा है तो इसका मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए 5 ही मीटर तक पानी चढ़ा तब तो इसका मतलब आधा एटमॉस्फेरिक है, यानी 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, हाँ या ना। 20 मीटर चढ़ गया पानी तब, यानी 20 मीटर हाइट ले रहा है पानी, तब उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब आपने ट्यूब रखा, इधर प्रेशर लग रहा है तो पानी ऊपर चढ़ते जा रहा है और 20 मीटर तक चढ़ गया, इसका मतलब कितना प्रेशर है इस लिक्विड के ऊपर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। समझ पा रहे हैं, आई होप समझ में आ गया हो। 15 मीटर है तब 15 मीटर ऊपर की ओर जा रहा है तब 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पानी के ऊपर। तो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे नापेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम ये बात कह रहे हैं कि 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, तो आपको प्रैक्टिकली ये समझना पड़ेगा कि 10 मीटर की ट्यूब हम नहीं लगा सकते, 10 मीटर की ट्यूब बहुत बड़ी हो जाएगी। यस और नो, हाँ या ना, बिल्कुल। अगर हम खुद अपना हाइट देखें, मैंने इसके पहले भी बताया था ये कि अगर मैं खुद अपनी हाइट देखूँ तो मतलब मेरी हाइट मैक्सिमम 1.5 से 2 मीटर होगी, है ना, 1.5 से 2 मीटर, मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, तो 1.5 से 2 मीटर होगी मेरी हाइट। अब 1.5 से 2 मीटर हाइट मेरी है, सपोज कर लो, और ये 10 मीटर कह रहा है ना, यानी मेरे जैसे 5 लोग आएंगे मेरे ऊपर खड़े हो जाएं तब जाके वो हाइट बनेगी। तो समझ पा रहे हैं कितनी हाइट हो गई है कि नहीं, तो बहुत लंबी हाइट हो गई। अब उतना बड़ा ट्यूब बनाएंगे तब जाकर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेंगे, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। खुद वो ट्यूब क्या करने लगेगा, उस पानी के ऊपर प्रेशर जनरेट करने लगेगा, उसकी हाइट बहुत बढ़ेगी तो मटेरियल भी तो बढ़ेगा, तो उसका मास भी तो बढ़ेगा, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण उस ट्यूब का भी प्रेशर किसके ऊपर जनरेट होने लगेगा, पानी के ऊपर। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कि हम पानी ले लेंगे तो इतना मीटर, अगर 10 मीटर तक चढ़ेगा तब जाके वो 10⁵ पास्कल बता पाएगा। तो इस कंडीशन में तो हमको लग रहा है कि ये सही नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको एक ऐसे लिक्विड को लेना चाहिए जिसकी डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोचा किसका है, डेंसिटी का है। भाई हाइट तो हमको पता करनी है, हाइट हमको क्या करनी है, पता करनी है। जी हम चेंज कर नहीं सकते, रो ही हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि P0 भी हम नहीं चेंज कर सकते, P0 भी फिक्स है, 10⁵ पास्कल लगता है, स्टैंडर्ड वैल्यू ही है इसकी, ठीक है। तो चलिए इसको हम मेजर करते हैं, ये रहने देते हैं, इधर हम देख लेते हैं। इस कंडीशन में हम वाटर की जगह पे वाटर को रिप्लेस करके हम किसी ऐसे को लेते हैं जिसकी डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो। और इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इसके लिए हम लोग निकालते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड। अगर हम किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है या कम है, और ज़्यादा भी है तो कितने गुना ज़्यादा है। तो हम लोगों ने मरकरी का देखा हुआ है, मरकरी का क्या होता है, मरकरी का अगर देखा जाए डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ Hg 13,600 kg मीटर क्यूब होता है ना। और वाटर का कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर H2O कितना होता है 1000 kg मीटर क्यूब होता है। अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी निकालूँ तो क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी हमारा हो जाएगा, भाई सबसे पहला हम लिखेंगे कि जिसका निकालना है, तो भाई हमेशा कंपैरिजन किससे करते हैं हम, H2O, मतलब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ H2O और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ Hg, जिसका निकालना है उसको रखो ऊपर, जिससे के कंपैरिजन में निकालना है उसको रखो नीचे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ Hg कितना है 13,600 अपॉन इसका कितना है 1000, 2 0 से 2 0 खत्म, और यहाँ से करोगे तो 13.6, कल भी बताया था, अभी भी समझ लो। रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई 13.6। यहाँ से ये बता रहा है कि जो Hg है वो वाटर के रिस्पेक्ट में कितना गुना बड़ा है, 13.6 गुना उसकी डेंसिटी से बड़ा है। अब डेंसिटी ज़्यादा होने का अर्थ क्या है, थिकनेस ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या मतलब है, थिकनेस ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो इस कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी थिकनेस क्या है, ज़्यादा है, किसकी, Hg की। या सिंपल अगर नहीं समझ में आ रहा है डेंसिटी का थिकनेस से, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि भैया Hg जो है हाई डेंस है या मोर डेंस है देन वाटर, ठीक है।
क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे इसको ही बढ़ाऊंगा तभी मेरा काम बनेगा। कैसे काम बनेगा? क्योंकि मुझे हाइट चाहिए। क्या चाहिए? हाइट। यहाँ पे एच था तो एच ही ले। ठीक है, अब मैं एच जी का ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो मुझे क्या चाहिए? पी नॉट प्रेशर चाहिए। पी नॉट प्रेशर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एच जी का डेंसिटी रखना पड़ेगा जी, और फिर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हाइट कितनी जाएगी। मैं पी नॉट चाहता कितना हूँ? मैं चाहता हूँ कि 10⁵ पे देखूँ कि कितना पारा ऊपर जाएगा, है ना। तो इस पूरे को इधर भेज दो, भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? रो जी हो जाएगा इज इक्वल टू एच होगा। अब देखो क्या है, अगर इस हाइट को मुझे कम करना है, खुद देख लो, यहीं से समझ लो, तो अगर मुझे इस हाइट को कम करना है तो सीधी बात है इसको बढ़ा सकते हो भाई। नीचे वाले को बढ़ाओगे तभी तो ऊपर वाला क्या होगा? कम होगा। इतना तो पता है ना भाई, फ्रैक्शन के अंदर डेनोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। यानी होल वैल्यू फ्रैक्शन की क्या होती है? छोटी होती है। अगर इस एच की वैल्यू मुझे कम रखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जी को तो चेंज नहीं कर सकते भाई। अब उसके लिए तो तुमको अर्थ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में मत जाओ। हम कह रहे हैं कि जो हो सकता है उसी को करो। नहीं, अब कई लोग जिद्दी होंगे तो अब उनके लिए हम जिद की, देखिए कई लोग होते हैं जिद्दी होते हैं, नहीं हम इसको ही चेंज करेंगे। देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, रो और जी। कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि जी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, होता है ना कई लोग जिद्दी टाइप में, कर सकते हैं वो। अर्थ को चेंज करके दूसरे एटमॉस्फेयर में चले जाए, दूसरे प्लानट पे चले जाइए, करिए आप चेंज। हम तो भाई यहीं पर रख के केवल रो चेंज करेंगे, लिक्विड चेंज करेंगे। ठीक है, आई बस हमें तो रो को चेंज कर दो। रो को चेंज करोगे तो अपना काम बन जाएगा। अब रो जितना बड़ा होगा उतना ही एच छोटा होगा। ठीक है, तो अब मैं ध्यान से देखूं तो एच जी का जो रो है वो कितना है? इतना है। और वाटर का जो रो है इतना है। तो बड़ा किसका है? इसका है, तो इसको हम लेंगे, बात खत्म। तो 10⁵ अपॉन रो, यानी 13.6 इंटू 10⁴ लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकता हूँ, सॉरी 13.6 इंटू 10⁵, और जी की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसी में एडजस्ट करते हैं हम लोग। दैट इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा ये 1 है तो 10⁴ और ऊपर चला जाएगा तो घट जाएगा, यानी कितना बचेगा? डायरेक्ट 10/13.6। और 13.6 से हम 10 में भाग दे देते हैं तो 13.6 है। हाँ, ये सब तो बातें हो चुकी हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये भी हो ही चुका है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अब ये क्या लिखा है? 10/13.6। पहली बात तो इसका दशमलव हटाओ तो कितना हो जाएगा? 100/136। 100 में भाग दे दो 136 से, जाएगा? नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट लगा देंगे। फिर एक 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार में जाएगा? तो 13 × 7 = 91, 7 बार में चला जाएगा, है ना। 7 से करते हैं तो 7 × 6 = 42 और 4, 7 × 3 = 21, 25, 7 × 1 = 7, 7 2 कितना हो गया? 9। इससे ज़्यादा तो जा भी नहीं सकता, है ना। अरे मुझे आंसर पता है 76 आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? सॉरी 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 5, 4 चला गया, यहाँ पे कहानी खत्म। पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लो। फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, ठीक है ना। 6 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार हमको लग रहा है जाना चाहिए। 13 × 6 = 78, 6 बार नहीं जाएगा। 13 × 6 = 48, 0.74, 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12, 12 to 14, 1 4 1 = 4, 4 1 5। ये ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। वैसे हम अप्रॉक्स 76 ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? 7 3 हो गया, 0.73, तो 3 बार में करते हैं तो 3 3 6 = 18, 1 3 3 = 9 10 और 3 1 = 3 और 4, ये आएगा। कितना बच गया हमारे पास? 72। माइनस कर लिया, पॉइंट फिर लगा दो, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। फिर कितनी बार में जाएगा? तो अब तो 5 या 6 बार में जा सकता है ना। 5 बार में जा सकता है, तो 5 6 = 30, 3 बच गया, 5 5 3 = 15, 15 3 18, 1 5 1 = 5, 5 और 1 6। 6 बार में जा सकता है? नहीं जा सकता, ज़रा नॉट पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? 0.735, ठीक है। बट अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे क्या लेते हैं? देखिए यहाँ पे आंसर आपका 0.735 आया है, ठीक है। मे बी एक बार मुझे चेक करना चाहिए कि 73 ही होगा ना, क्लियर है ना। एक बार देख लेते हैं हम, 1 मिनट के लिए पॉज करके मैं चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज़ समस्या हो जाएगी तो आप लोग कहेंगे कि। तो यहाँ पे इतना ही आएगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, ठीक है। ले दे के सही है, अगर कोई एरर होगा तो आप खुद रिकॉग्नाइज करके हमें भी बता दीजिएगा। फिलहाल में हमारे पास देखिए वैल्यू इतनी आती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया है वो कितना आया है? तो 0.67 आपको मिलेगा। और उसको एम, देखिए मीटर में आएगा ना, चूँकि क्योंकि अभी तक हमने एसआई यूनिट यूज किया है तो इसलिए सब मीटर में देगा हमको।
तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब कितना आएगा मेरा, 76 सेंटीमीटर आएगा। आएगा समझ में, वैल्यू क्या आएगी 0.76 मीटर आएगी। बट उस क्योंकि हमने ऐसा यूनिट लिया है, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 76 सेंटीमीटर Hg। समझ पा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब मैंने इसका प्रेशर का यूनिट बताया था तो मैंने ये बताया था, ठीक है। तो आंसर मेरे पास क्या आ चुका है, आंसर मेरे पास आ चुका है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। आंसर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है H इज इक्वल टू लगभग बराबर, पूरा मत बोल दीजिएगा, 0.76 मीटर 76 मीटर या H इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी पारा यदि कितना चढ़ जाए 76 सेंटीमीटर इस ट्यूब के अंदर, तो इसका मतलब कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर, 10⁵ पास्कल। कहने का अर्थ ये है। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर है बिल्कुल। तो इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि देखो ये 76 सेंटीमीटर है तो ये वैलिड है, 1 मीटर से भी कम है ट्यूब, अच्छी बात है, आराम से यूज कर सकते हैं इस ट्यूब को, बहुत बड़ा नहीं है, आराम से हम इसको घर पे भी अपने लगा के कर सकते हैं, है ना। नहीं तो पानी अगर लेते तो खुले आसमान में करना पड़ता हमको, है कि नहीं है। अभी क्या है कि अब एक कमरे के अंदर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। वैसे तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करोगे तो कहाँ करोगे, खुले आसमान में ही करोगे, लेकिन फिलहाल में अब कैरी करना आसान हो गया, ठीक है। आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब क्लियर है कहानी, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई और क्या बेनिफिट है Hg का। पहला बेनिफिट तो ये है, दूसरा बेनिफिट ये है ना कि ये चिपकता नहीं है किसी से, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से कोई मोह माया नहीं रखता है, अपने आप में ही क्या रहता है, सम्मिलित रखता है। दैट मीन्स यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम क्या है, पानी सबसे क्या होता है, मिलते जुलते रहता है, यानी सबके साथ चिपकते हुए चलता है, जबकि इसकी प्रॉब्लम ये नहीं है। ये क्या है ना कि ये जो पानी यानी जो ट्यूब लिया है आपने, तो ट्यूब का जो मटेरियल का पार्टिकल है इसके साथ जो पारा होता है वो चिपकता नहीं है, जबकि पानी क्या होता है, चिपक जाता है। तो इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने ये बताया था कि जब ये चिपक जाएगा तो क्या होगा, जितना पानी ऊपर गया था उतना पानी नीचे नहीं आएगा, कुछ पानी क्या होगा वहाँ पे रह जाएगा सरफेस पे, और सरफेस पे रह जाएगा तो होगा क्या कि भैया सरफेस पे रह जाएगा, मान लो ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, अब ट्यूब के ऊपर थोड़े थोड़े पार्टिकल पानी के हैं, तो होगा क्या कि जब ट्यूब के ऊपर क्या लगेगा, मतलब क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा, यानी सूरज की रोशनी आएगी, तो क्या होगा, उस सूरज की रोशनी से ट्यूब क्या होगा, हीट होगा, तो ये पानी जो कम है थोड़े मात्रा में वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, तो ये कहाँ बाहर तो जा नहीं सकते, ट्यूब के बाहर तो जाएंगे नहीं, तो ये कहाँ रह जाएंगे, यहीं पे। और ये भी किस फॉर्मेट में हो गए, गैसियस फॉर्मेट में, और गैस क्या करने लगे, मतलब गैस में हो गए तो फिर ये निर्वात रह नहीं गया, वैक्यूम रह नहीं गया, तो ये भी क्या करना स्टार्ट कर देंगे, प्रेशर जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब इससे होगा क्या कि जब नीचे का पानी ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो ये इनके प्रेशर के कारण ये पूरा ऊपर नहीं जा पाएगा, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाएगी, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये नीचे की ओर ढकेल लगेंगे, तो इनके प्रेशर के कारण जैसे एयर रेजिस्टेंस होता है ना, तो वैसे ये काम करेंगे, तो ये भी क्या करेंगे, इसको ऊपर जाने से रोकेंगे, और रोकने से क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, सही तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता कि बाहर का प्रेशर क्या है। तो पानी की एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये भी है, ठीक है। दूसरी एडवांटेज देखने की है, ठीक है ना, मतलब इसको आप देखेंगे ना तो पानी और ट्यूब, अगर आप एकदम शीशे के अंदर पानी भर देते हैं और एकदम क्लीन पानी भर देते हैं, मतलब क्लीन पानी डाल देते हैं, तो शीशे के आर पार, क्योंकि पानी क्या होता है, अगर एकदम क्लीन हो, पानी एकदम क्लीन हो तो एक शीशे के माफिक होता है, आर पार दिखाई देता है, वो भी पारदर्शी बन जाता है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको देखने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, समस्या होगी। इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, पारा क्या होता है, एकदम चमकीला होता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो पारा क्या होता है, कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, वो आपने समझ लिया। वाटर को हम क्यों नहीं हर जगह यूज करते हैं, ये भी आपने समझ लिया। लेकिन शुरुआती दौर में हमने वाटर का ही यूज किया था, क्योंकि हमारे लिए सबसे ईजी क्या है, पानी है ना। तो हम जो भी फ्लूइड्स के अंदर बात करेंगे जिनकी भी, वो पानी के रूप में ही बात करेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन पानी हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, इसलिए हमने पानी को हटा दिया। अब कई सारे क्वेश्चन आने चाहिए जो आपके मन में उत्पन्न होने भी चाहिए, और नहीं हो रहे हैं तो मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे सबसे पहली बात, मान लीजिए कि हम पानी को ले रहे हैं, ठीक है। अभी हमने बोला कि 10 मीटर मुझे रखनी पड़ेगी, तब जाके मैं 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर पाऊंगा। यानी 10 मीटर अगर पानी चढ़ जा रहा है तब जाके मैं क्या मानूंगा कि 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उस लिक्विड के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन सपोज कर लो अगर मैं 5 मीटर ही रखूँ,
4 मीटर ही रखूँ, 8 मीटर ही रखूँ, तब क्या होगा? पानी अभी भी मैं लूँगा, मेरे लिए इजी क्या है? पानी। ये सिर्फ अभी पढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ओके। और ये ट्यूब है, अब ट्यूब के शेप पे मत जाएंगे या हाइट पे मत जाएंगे, मैं सिंपल बस बना रहा हूँ इसको। मान लेता हूँ कि इसकी हाइट मान लेता हूँ कि 8 मीटर है, ठीक है। और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है? तो वो तो उतना ही लग रहा है, इतना लगना चाहिए, 10⁵ ही लग रहा है। लेकिन अपने रखा कितना है? 8 मीटर। और आपको पता है कि अगर ये पानी है, अगर ये क्या है? पानी है, तो 100% क्या होगा? ये 10 मीटर तक ऊंचाई तक जाएगा, तब जाके उस प्रेशर को बैलेंस कर सकता है। 10 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा, तब जाके वो क्या कर सकता है? बैलेंस कर सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए इसको इतनी हाइट चढ़नी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब समझते हैं कहानी को। अगर तुम 8 मीटर तक चढ़ाओगे, मतलब 80 मीटर की हाइट का ट्यूब लिए हो, तो पानी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा, और जाके एकदम कहाँ तक? नाक तक इसके चला जाएगा। दैट मीन्स एकदम अपर मोस्ट पॉइंट पे ये टच कर जाएगा, कर गया। लेकिन इसको जाना कहाँ है? इसको बैलेंस करने के लिए 10 मीटर पे। यानी अभी भी इधर का प्रेशर क्या है? ज़्यादा, और इधर प्रेशर क्या है? कम। मतलब पानी इसलिए भाग रहा था क्योंकि इधर प्रेशर कम था और इधर प्रेशर ज़्यादा है। तो अभी भी इधर प्रेशर ज़्यादा है, तो इससे बचने के लिए किधर भागेगा? ऊपर की ओर भागेगा। लेकिन ऊपर क्या है? ट्यूब की वॉल आ गई है, तो ये क्या चाहेगा? इस ट्यूब की वॉल के ऊपर भी प्रेशर लगा के निकल जाए, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये क्या करना स्टार्ट करेगा? ये ट्यूब की वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा। तो भाई ट्यूब तो ट्यूब है कि नहीं है? अब ट्यूब का पानी को बाहर जाने देगी, है कि नहीं है? शीशे का है ना भाई। तो वो क्या करेगा? वो इसके प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, यानी प्रेशर को खत्म करने के लिए क्या करेगा? नीचे की ओर एक नॉर्मल फोर्स जनरेट करेगा। तो सरफेस के ऊपर जब आप फोर्स लगाओगे तो वो सरफेस भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगाएगी, दैट इज नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्यूब के सरफेस के द्वारा एक नॉर्मल फोर्स नीचे की ओर जनरेट किया जाएगा। यस आर नो? हाँ या ना? बिल्कुल सर। यानी यहाँ पे क्या जनरेट होगा? नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा। क्लियर है? अब ये नॉर्मल फोर्स कहाँ की ओर होगा? नीचे की ओर होगा। अच्छा ये बताओ, ये नॉर्मल फोर्स नीचे की ओर होगा, दैट मीन्स ये क्या चाहेगा? कि पानी को नीचे की ओर दबाएं। यस आर नो? ये कहाँ दबाएगा? नीचे की ओर। तो इससे ये हो रहा है कि ये भी प्रेशर को ही क्या कर रहा है? नीचे की ओर कर रहा है ना। अब समझना ध्यान से, थोड़ा बड़े अच्छे से पकड़ना। इधर प्रेशर ज़्यादा था, अगर मान लो नॉर्मली मैं निकालता तो अभी जस्ट निकाल लेता ρgh करके निकाल लेता, हाँ या ना? तो ρgh क्या होता? सर ρgh ये होता कि भैया ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही प्रेशर होता। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ दबा रहा है? कहाँ की ओर दबा रहा है? नीचे की ओर। नीचे की ओर, थोड़ा बड़े अच्छे से समझिएगा, नीचे की ओर दबा रहा है। तो ये जो प्रेशर है वो उतना ऊपर की मतलब हाइट की ओर चढ़ के इसको बैलेंस कर रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी जो ऊपर की ओर जा रहा था तो बीच में रुकावट आ गई, 8 ही मीटर तक चढ़ पाया, क्योंकि 10 मीटर तक चढ़ना था, 8 ही मीटर तक चढ़ पाया। ये जानता है कि 10 मीटर तक चढ़ूंगा तभी जाके मुझे क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी इसके प्रेशर से, तभी मैं इक्वल कर पाऊंगा। अब ये ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, 8 मीटर तक पहुंचा, अभी 2 मीटर बाकी है ना। तो जो 2 मीटर चढ़ने के लिए जो प्रेशर, मतलब जितना प्रेशर अभी भी बाकी है, मेरी बात समझो, इसको इक्वल करने के लिए मान लेते हैं कि 2 पास्कल का फोर्स और लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझो, इधर 2 पास्कल एक्स्ट्रा फोर्स है, ऐसे समझ लो, यहाँ 10 है, यहाँ पे कितना है? अभी 8 है। तो 2 और जब पास्कल ऊपर जाए, मतलब क्या बोलते हैं, 2 मीटर और ऊपर चढ़ेगा तो 2 पास्कल के प्रेशर को क्या कर लेगा? ये बैलेंस कर लेगा। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे समझ लो 10 पास्कल है फिलहाल में, और ये इतना चढ़ा है 8 मीटर तक, तो अभी तक इसने कितना बैलेंस कर लिया? 8 पास्कल तक। अभी भी 2 पास्कल का क्या है? फोर्स एक्स्ट्रा है कि नहीं है? सॉरी, कम है कि नहीं है? 2 पास्कल और अगर मतलब थोड़ा और ऊपर चढ़ जाता तो 2 पास्कल का फोर्स प्रेशर और बैलेंस कर लेता। फिर से एटमॉस्फेयर 10 पास्कल का फोर्स लगा रहा है, या सॉरी प्रेशर, बार बार मैं फोर्स बोल दे रहा हूँ, हाँ तो कोई गलत भी नहीं है, फोर्स इज अ प्रेशर, ठीक है। 10 पास्कल का प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब ये पानी 8 मीटर तक गया तो कितना प्रेशर बैलेंस कर लिया इसने? 8 पास्कल का। अभी भी 2 पास्कल का प्रेशर इसको बैलेंस करना है, लेकिन ये जा नहीं पा रहा है। तो ये 2 पास्कल का प्रेशर ये किसके ऊपर जनरेट करेगा? इस दीवार के ऊपर करेगा कि नहीं करेगा?
हाँ या ना? क्योंकि ये जानता है कि मैं 2 पास्कल और मतलब थोड़ा और ऊपर चला जाता तो 2 पास्कल का भी बैलेंस हो जाता, तब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। तो उसके लिए ये 2 पास्कल का फोर्स इस दीवार के ऊपर जनरेट करेगा। हाँ या ना? बिल्कुल करेगा। इन 2 पास्कल का फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा। सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ 2 पास्कल का फोर्स ये ऊपर की ओर लगाएगा। अभी पास्कल को फोर्स और प्रेशर के टर्म में मत लो, अभी समझो कि सिर्फ प्रेशर और फोर्स अलग अलग नहीं है, प्रेशर और फोर्स एक ही है। तो 2 पास्कल का फोर्स ये ऊपर की ओर लगा रहा है, ठीक है। तो 2 पास्कल का ऊपर की ओर लगाएगा तो नीचे की ओर भी कितना लगेगा? 2 पास्कल का ही लगेगा। यानी इसका मतलब ये जितना एक्सर्ट कर रहा होगा नीचे की ओर, नॉर्मल जितना फोर्स नीचे की ओर लगा रहा होगा, और ये अभी तक इतना जितना चढ़ के प्रेशर किया है, अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तब इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? फिर से समझो, 8 मीटर तक चढ़ा, 8 पास्कल का हो चुका है, 2 पास्कल अभी बाकी है। 2 पास्कल का ये फोर्स पानी इसके ऊपर, वॉल के ऊपर क्या लगाएगा, तो ये क्या करेगा, जो वॉल होगी वो भी 2 पास्कल का फोर्स नीचे की ओर लगाएगी। अगर 3 पास्कल का बचा होता तो 3 पास्कल का फोर्स लगाते ऊपर की ओर। यस नो? ऐसे समझो, ऐसे एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझो। अगर मान लो ये पाइप और छोटी होती, प्रेशर इधर और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये पाइप को तोड़ देगा। नहीं समझ पाए? नहीं। एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ाते जाओ, इधर से नीचे का मतलब इधर का प्रेशर क्या करो, बढ़ाते जाओ, तो ये वॉल के ऊपर प्रेशर लगाती है, कभी कभी आप देखते भी होंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि ये क्या कर देता है, वॉल को ही क्या कर देता है, तोड़ देता है। आप इस चीज़ का एग्जांपल कई जगहों पे देखे होंगे, जब आप पानी वगैरह मतलब खेतों वगैरह के अंदर पानी चलाया जाता है तो उसके अंदर पाइप होती है, पाइप के अंदर पानी जा रहा होता है। अगर सपोज कर लो कहीं पर आपने क्या कर दिया, दबा दिया, किसी पॉइंट पर आपने क्या कर दिया, दबा दिया, तो दबाने से क्या होगा कि पूरे पाइप के अंदर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अब प्रेशर जनरेट होने का मतलब पानी क्या कर रहा होगा, अपनी वॉल के ऊपर, अपने सरफेस के ऊपर प्रेशर जनरेट कर रहा होगा। सरफेस मतलब समझ रहे हैं ना, तो प्रेशर जनरेट कर रहा होगा। तो यानी वो क्या चाह रहा होगा, ये चाह रहा होगा कि भाई ये पाइप जो है मुझे क्या दे दे, जगह दे दे, ताकि मैं अपने आप को क्या कर पाऊँ, अपने आप को थोड़ा अपना एरिया और बढ़ा पाऊँ, ताकि मैं प्रेशर को क्या कर पाऊँ, कम कर पाऊँ। क्योंकि प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा। समझ पा रहे हो? यही ये करना चाह रहा था, लेकिन आपने उसको जगह नहीं दिया, तो वो फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यानी जितना आप दबाओगे प्रेशर इतना बढ़ता जाएगा कि वो क्या कर देगा, वॉल को ही फाड़ देगा। दैट मीन्स पाइप आपकी फट जाती है, वहाँ पे आप देख रहे होगे, हाँ या ना। तो क्यों फटता है, इसका कारण क्या है, प्रेशर। ऐसे ही ये भी है। अच्छा, वो क्यों ऐसा फटा, तुरंत फट जाता है? नहीं, जितना प्रेशर बढ़ते जाएगा, जब प्रेशर बढ़ते जाएगा उतना उतना प्रेशर पाइप के अंदर भी बढ़ेगा और तब जाके फटेगा। यानी जितना उसको जगह चाहिए अगर नहीं मिलेगी तो क्या कर देगा, उतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपनी जगह पाने के लिए। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर मैं जितना इधर प्रेशर करूँगा, मतलब जितना इधर दबाऊँगा, उतना इसके ऊपर फोर्स जनरेट होगा, इस वॉल के ऊपर। आई होप आप समझ में आ रहा होगा कि जितना इधर मतलब जितना इधर ज़्यादा करोगे उतना ही इधर कम करने के लिए उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे लगेगा। 10 पास्कल इधर लग रहा है, 8 पास्कल हो गया, तो 2 पास्कल की कमी है, 2 पास्कल ये फोर्स लगाएगा। अगर 10 पास्कल यहाँ पे था, अभी 6 पास्कल हुआ होता इतना दूर चढ़ने पे, तो 4 पास्कल का फोर्स लग रहा होता। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि भैया इसके बराबर मैं देखूँ तो कितना, 8 पास्कल तो ऑलरेडी है, मुझे पता है कि इतना ऊपर चढ़ा तो 8 पास्कल तो कंप्लीट कर लिया, और कितना और चाहिए, 2 पास्कल ना। ये 2 पास्कल नॉर्मल के थ्रू हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, यस और नो। बस यही तो करना है मुझे। मैं जानता हूँ कि ये जो चढ़ा है पूरा तो चढ़ा नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा, रो जी एच, और इसके साथ साथ नॉर्मल वाला प्रेशर भी लग रहा होगा। तो नॉर्मल तो क्या है, फोर्स है, इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो एरिया से। फोर्स को डिवाइड कर दो एरिया से, क्या बन जाएगा वो, प्रेशर। तो जो पी नॉट होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, एन ए प्लस रो जी एच। ये क्या है सर, ये यहाँ तक चढ़ने के बाद प्रेशर में मेंटेन हुआ है, ठीक है। और अभी भी 10 पास्कल नहीं हुआ है, 2 पास्कल बाकी है, तो 2 पास्कल कहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, नॉर्मल वाले से। ये 2 पास्कल यहाँ पे लग रहा है वॉल के ऊपर, तो ये रहा 2 पास्कल, ठीक है। तो ये 2 पास्कल और ये 8 पास्कल, कितना हो गया भाई, 10 पास्कल। तभी तो बैलेंस होगा। आएगा समझ में, यस और नो। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब एन ए निकालना है, निकाल लेंगे। मैं तो बस समझाने के लिए निकाल रहा था, बता रहा था। बाकी अगर आपको दिया जाए क्वांटिटी वगैरह तो अब आप फाइंड आउट कर लोगे, यस और नो। क्लियर है। तो जब भी हमको उस हाइट तक, वाटर के कंडीशन में याद रखिएगा, ट्यूब की हाइट अगर 10 मीटर से कम है तो 100% क्या होगा, पानी उस वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा। और वो प्रेशर कितना होगा, तो सर वो उतना ही होगा जितना हम अभी तक प्रेशर इसने जितना बैलेंस किया है, अगर मैं उसको किस में से घटा दूँ, 10 पे पावर 5 से घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा, हाँ या ना।
भाई अगर मुझे इतने का पता करना हो कि कितना कर रहा है तो पी नॉट माइनस में क्या कर सकता हूँ, रो जी एच कर सकता हूँ, ऐसा नो, यहाँ पे एन अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा थोड़ा बैलेंस यहाँ पे कर भी सकते हो, ऐसी बात तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, पानी लिया है, पी नॉट तो ऑलरेडी पता है 10⁵। अगर मुझसे ये बोल देता कितना प्रेशर यहाँ पे सॉरी कितना नॉर्मल फोर्स है, तो यहाँ पे मैं 10⁵, रो की वैल्यू कितनी आएगी 10⁵, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 8 है तो 8 एन अपॉन ए। ठीक है, अब ये क्या आएगा हमारे पास 10⁵ आएगा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁴। 8 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 8 तो ऐसे ही रहेगा ना, तो यहाँ पे एन इंटू एन अपॉन ए, सॉरी। अब यहाँ से मैं अगर कैलकुलेट भी करूँ तो मुझे क्या नज़र आया 10⁴ तो मैं बाहर कर दूंगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू एन अपॉन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू एन अपॉन ए। ये तो प्रेशर इतना जनरेट हो रहा है इस वॉल के द्वारा नीचे की ओर, आया ना, या ये पानी जो होगा इस वॉल के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है 2 इंटू 10⁴। नॉर्मल कितना होगा, अगर एरिया हमको दिया होता तो हम फाइंड आउट कर सकते थे, तो हम यूनिट एरिया ही लेंगे, तो 1 रख लेते हैं सीधा सीधा, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10⁴ न्यूटन। क्लियर है? यस और नो? मतलब ए की वैल्यू मैं अगर 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूँ तो उस कंडीशन में नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10⁴ न्यूटन। ठीक है, यानी फोर्स कितना जनरेट होगा, तो इतना। आई होप समझ में आ गया होगा। यस और नो? क्लियर है? चलिए वेरी गुड। ये समझ में आ गया कि जब हमको कम हाइट का ट्यूब दे दे तब क्या स्थिति बनेगी। ओके, हाँ उस कंडीशन में आपको एरिया वरिया दे के देगा, अगर नहीं देगा तो फिर आगे आपको कंडीशंस दे होंगे। ठीक है, मैं तो जनरली आपको सिर्फ ये समझाता कि होगा क्या। अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं, दूसरी सिचुएशन में हम ट्यूब को ही क्या कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, यानी किसी एंगल पे रख देते हैं। सोच पा रहे हैं? हम क्या करेंगे, ट्यूब को किसी एंगल पे रख देंगे और तब हम प्रेशर मेजर करें तो क्या होगा। मान लो अभी तक हमारा बैरोमीटर कैसा था, सिंपल ऐसा था जिसमें ट्यूब जो था इस सरफेस के परपेंडिकुलर था। ठीक है, ऐसे था। अगली बार मैं ट्यूब को बदल के मतलब टेढ़ा करके रख दूँ, किसी एंगल पे झुका दूँ। ये रहा मेरा वो बैरोमीटर, मतलब ये जो कंटेनर है, और इसके अंदर ये रहा मेरा ट्यूब। ट्यूब क्या है एक्चुअल में, अभी क्या है, अभी थीटा एंगल पे आ चुका है, थीटा एंगल पे। ठीक है, यानी पहले सीधा था ना भाई, पहले क्या था, सीधा था, पहले 90 के एंगल पे था, अभी क्या हो गया, अभी क्या होगा, टेढ़ा हो गया। तो टेढ़ा मतलब हल्का सा थीटा एंगल ये झुक गया है कि नहीं है, तो थीटा एंगल ऐसे इन्वर्ट हो गया। अब कह रहा है कि ये बताइए कितना प्रेशर जनरेट होगा। अब कैसे हम प्रेशर मेजर करेंगे, क्या इसके आने से कोई समस्या हुई है? अगर मैं टेढ़ा कर दूं तो क्या मैं प्रेशर मेजर करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत आएगी क्या? अभी मैं पारा ही लिया हूं, कितना लिया हूं, पारा यानी मरकरी, तो मरकरी अब कितना मीटर चढ़ेगी? भाई वैक्यूम यार, वैक्यूम क्या बनाने की जरूरत है, वैक्यूम तो रहेगा ना। अगर टेढ़ा होगा तो ऊपर पहले से ही क्या हो जाएगा। हाँ बोलिए, अब से बोलिए। नहीं हमको बताइए, लाइव क्लास चल रही है ना, थोड़ा सा डायरेक्ट बताइए। चलिए ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर मैंने टेढ़ा कर दिया, क्या कर दिया, टेढ़ा, और अब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप रहा हूँ। अब मैं कितना नाप रहा हूँ, सॉरी अब मैं किसको नाप रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और अब क्या रखा है, पानी को नहीं, एचजी को रखा। पानी को रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एचजी को रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एचजी को कितना चढ़ने पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब सॉरी एचजी कितना ऊपर चढ़ेगा कि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस कर लेगा वो पानी पे लगने वाला, तो 76 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो अभी भी वो 76 सेंटीमीटर ही ऊपर चढ़ेगा। समझ में आ रही बात? अभी भी कितना चढ़ेगा, 76 सेंटीमीटर ही चढ़ेगा। ट्यूब को आप टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको जितना चढ़ने पे उसको बैलेंसिंग करना है उतना ही कर चढ़ेगा वो। 76 सेंटीमीटर चढ़ने पे वो 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, तो वो 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर बैलेंस कर लेगा 76 मीटर चढ़ने पे। भले आप ट्यूब को कैसे भी रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यस और नो?
चलो अब समझते हैं कैसे, है ना, समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। चलिए देखो, आपका जो ट्यूब है उसमें मेन कहानी ट्यूब की है। ट्यूब अगर आपका मान लो सिंपल ऐसे दिख रहा है, ट्यूब आपका मान लो सिंपल ऐसे दिख रहा है, ठीक है, या आपका ट्यूब जो है ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ट्यूब की कहानी क्या है भाई, ट्यूब में क्या है, प्रेशर मेंटेन होगा, जैसा नो प्रेशर ही तो मेंटेन होगा भाई, ट्यूब के अंदर पानी चला जाएगा, प्रेशर मेंटेन कर लेगा, इतना ही तो करने वाला है, और जितना चढ़ेगा उतना ही प्रेशर मेंटेन होगा, ठीक है। अब अगर तुम क्या करना चाहते हो, प्रेशर मेजर करना चाहते हो, तो हमने पढ़ा है यार, इस कंडीशन में क्रॉस सेक्शन से हमारा लेना देना है ही नहीं। आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। अगर मान लो मैं HG ही ले रहा हूँ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो सपोज कर लो इस वाले पोर्शन पे मैं देख रहा हूँ, या सिंपल देखूँ मैं तो क्या होगा, P0 रो GH होगा, हाँ या ना, यहाँ पे प्रेशर, यस और नो, P0 रो GH होगा। यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा हाइट लोगे, अगर ऐसे समझो कि अगर ये इन्वर्ट हाइट में है तो मैं छोटी सी हाइट ले लेता हूँ DH, उससे तो मुझे नहीं ना फ़र्क पड़ता भाई, हाइट तो मेरी ऐसी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन मैं अगर छोटे छोटे पार्टिकल में इसको तोड़ के करूँ तब, छोटे छोटे पोर्शन में लूंगा तब नहीं ना टेढ़ा मेढ़ा मुझे नजर आएगा। टेढ़ा मेढ़ा तो तब होगा जब मैं बड़े पोर्शन पे देख रहा हूँ, ऐसे में देखूंगा तब मुझे बड़ा नजर आएगा, लेकिन जब मैं एकदम छोटे पोर्शन में आ जाऊँ तब तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तब उस कंडीशन में मेरा जो हाइट होगा वो DH हो जाएगा, बस यही होगा। पूरा H है तो इतना छोटा सा लूंगा तो छोटा सा हो सकता है, और छोटे कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर मेरा क्या होगा, छोटा हो जाएगा, बस यही होगा ना। प्रेशर क्या होगा इतने में, DP होगा, है ना। DP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P0 को तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, वो तो इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है, प्लस रो GH है, तो P0 को भी अभी हटा दो फिलहाल के लिए। क्या करो, P0 तो अपने आप आ जाएगा ना भाई, तो DP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो G DH, क्योंकि रो भी चेंज नहीं होने वाला है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट टर्म में जो कांस्टेंट है उनको नहीं चेंज कर सकते, हाइट को ही, हाइट क्या अपना कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर सकता है, इसलिए मैंने उसको चेंज किया। अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, इंटीग्रेशन, ऐसे मैं छोटे छोटे को जोड़ दूँ तो क्या आने वाला है सर, वो आएगा P, और इधर क्या आ जाएगा, रो GH। चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। एरिया बढ़ाओ घटाओ या इसको ऊपर नीचे रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे यहाँ भी कर सकते हो, छोटे भाई टेढ़ा मेढ़ा ऊपर से देखने, पूरा देखने पे लग रहा है ना, छोटा लूँ तब तो सीधा रहेगा ना, तब तो मेरे लिए क्या है भाई, इंटीग्रेशन ने हमको ये तो सिखा दिया, क्या सिखा दिया कि कोई चीज़ किस आकार में उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हम उसको बेसिक लेवल पे या बहुत छोटे लेवल पे तोड़ेंगे तो वो तो हमारे लिए वही रहेगा जो बड़े लेवल पे होना चाहिए, यानी एकदम सीधा ही रहेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इंटीग्रेशन ने क्या सिखाया कि अगर, मतलब कैलकुलस ने हमको क्या सिखाया, स्पेशली कैलकुलस ने ये सिखाया कि अगर कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी दिख भी रही है तो हम अगर उसको छोटे लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे लिए क्या होगी, सीधी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इस ट्यूब को तुम ऊपर नीचे रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज में फर्क पड़ेगा, वो फर्क क्या है, इस ट्यूब को तब लंबा लेना पड़ेगा, इस ट्यूब को क्या लेना पड़ेगा, लंबा। सपोज कर लो अगर तुम अभी फिलहाल में, अगर देखो क्या होगा, बस इसको पकड़ो, अगर तुम ऐसे समझना, अगर तुम सीधा ले रहे हो, पारा भर रहे हो, तो तुम मान लो 80 मीटर की ट्यूब, सॉरी 80 सेंटीमीटर की ट्यूब ले रहे हो, तो हमको पता है कितना चढ़ने वाला है ऊपर, 76 सेंटीमीटर, हाँ या ना, तो उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है जब ये सीधा हो तब। लेकिन टेढ़े वाले में हमको 80 सेंटीमीटर पे नहीं होगा, काम बनेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा। देख रहे हो ना, टेढ़ा हो गया, इसको 76 सेंटीमीटर जाना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी लंबाई अभी 80 सेंटीमीटर में तो नहीं हो पाएगी। इस कंडीशन में हमको थोड़ा सा ट्यूब क्या करना पड़ेगा, लंबा लेना पड़ेगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा एंगल पे झुका रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी हाइट में 76 मीटर क्या होता है, 76 मीटर सर यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा, ये सर नो, हम तो अपने अनुसार ऐसे ही देखेंगे और यही होगा भी, ये सर नो, यही होगा भी, इतना ही तो चढ़ रहा है एक्चुअल में हाइट। हमारे लिए हाइट क्या है, परपेंडिकुलर, हाइट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज,
तो हाइट क्या है, परपेंडिकुलर होता है हॉरिजॉन्टल के, या सरफेस बोलो जो भी समझ में आए। तो परपेंडिकुलर या सरफेस क्या बोलते हो, हाँ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल अगर मैं लूँगा तो 76 सेंटीमीटर चढ़ेगा, तब मेरे अनुसार क्या होगा, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर पा रहा है, बैलेंस कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में खुद देखो ट्यूब को क्या होना पड़ेगा, लंबा होना पड़ेगा ना, क्योंकि वो झुका हुआ है, अभी भी नहीं फील हो रहा है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि भाई देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ तो ये पूरी की पूरी लंबाई मैंने ले ली है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, L है, कितना ले लिया L, तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट होगी, यस और नो। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस h के टर्म में बात करूँ, h की वैल्यू निकालूँ L के टर्म में, समझना ध्यान से। अच्छा मेरी बात समझो ध्यान से, देखो ट्राइंगल बन रहा है ना वहाँ पे, ये पोर्शन ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को पकड़ो, देखो थीटा एंगल झुका है, तो ये पूरा h है, यही मेरे लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है हाइट, और ये क्या है भाई, लेटरल वाली है या इनवर्स वाली है, तो ये मेरी लंबाई है, ट्यूब की क्या है, लंबाई है। अब लंबाई L है, हाइट क्या है, h है, मुझे क्या दिया होगा, L दिया होगा, s तो दिया नहीं होगा, हमको क्या चाहिए, h चाहिए। तो हम h को किस टर्म में निकाल सकते हैं, L के टर्म में, हाँ या ना। तो अगर मैं h निकालूं तो क्या होगा, खुद बताओ, L और h के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा, h और L के बीच में रिलेशन जो बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, साइन थीटा। कौन सा रिलेशन, साइन, क्योंकि ये थीटा है तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो तो थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा, रोकना नहीं था, रहने दीजिए, रोके नहीं ना आप लोग, ठीक, कोई बात नहीं। ये L और ये यहाँ से थीटा एंगल है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक h है, ठीक है, ये h है, ये L है, थीटा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस, क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है, ठीक तो है, सही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाँ सही तो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, h अपॉन L, परपेंडिकुलर h है, हाइपोटेनस L है। अब इसको इधर कर दो तो मुझे मिल जाएगा h की वैल्यू L साइन थीटा, मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया, क्योंकि मुझे लंबाई दी होगी इस ट्यूब की, ना कि हाइट, समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, यहाँ पे प्रेशर निकाल रहा हूँ P नॉट, तो P नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच होगा, और P नॉट ऐसे ही रहेगा, h की जगह पे मैं क्या यूज करूँगा, रो जी एच की जगह पे L साइन थीटा, हाँ या ना, बस हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। इज दैट क्लियर, कोई दुविधा नहीं है। अब मुझे पता है L साइन थीटा कितना होगा, अगर P नॉट को हैंडल करना है तो L साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, तो 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू तो नहीं निकाल सकता, मैं निकाल सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू तो नहीं ना मुझे पता है। अगर मान लेते हैं कि कुछ दिया होता, जैसे मान लो अगर साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे दी होती है, 30 डिग्री, कितनी दे दी होती है 30 डिग्री की, मतलब ये जो नली है वो कैसी है 30 डिग्री पे झुकी हुई है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, L साइन 30 हो जाता, 30 इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो L इंटू 1/2 इज इक्वल टू 76, उधर कर दो तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, यानी पूरी लेंथ कितनी होनी चाहिए तब 152, यानी तब इस पूरे को कितना लंबा होना पड़ेगा 152 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, तब जाके होगा, तब जाके वो 76 सेंटीमीटर हाइट चढ़ सकता है। यानी उस कंडीशन में हमको इस नली की साइज़ कितनी लेनी पड़ेगी 152, समझ पा रहे हैं। बस होता क्या है, क्या यहाँ से सीखा हमने कि भैया अगर हम नली को क्या करते हैं, अगर थीटा एंगल पे झुका भी दें तो भी हमारा जो प्रेशर मेजर होगा वो 76 सेंटीमीटर पे ही होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही होगा, उतना ही चढ़ने पे बैलेंस होगा जितना पहले हो रहा था, यानी पारा अभी भी कितना चढ़ेगा 76 सेंटीमीटर ही चढ़ेगा, लेकिन इस कंडीशन में लंबाई जो नली की होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना, कितनी बढ़ेगी, आई थिंक समझ में आ गया।
इज दैट क्लियर? यस और नो? चलिए, तो कई सारे कंक्लूजन आपने देख लिए, है ना। सबसे पहला, अगर कम पानी के केस में अगर हम कम वाला ले रहे हैं तब, यानी अगर सिंपल पानी ही छोड़ो, पारा ही ले लो, 76 सेंटीमीटर से कम ले रहे हो, 60 सेंटीमीटर का ट्यूब ले रहे हो, 1 एटमॉस्फेरिक है प्रेशर, तो उस कंडीशन में कितना प्रेशर जनरेट करेगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। यानी उस ट्यूब द्वारा कितना प्रेशर जनरेट किया जाएगा, ये समझ गए आप, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने टेढ़ा मेढ़ा ले लिया तो कैसे हैंडल करेंगे, वो भी आपने समझ लिया। अब यानी क्या बोलते हैं, बैरोमीटर की कहानी आप लोगों ने समझ ली। अब इस पे बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो कर लेंगे, आया ना। आई होप समझ में आ गया होगा, तो आप कर लेंगे, आप कर लेंगे तो फिर अच्छी बात है। अब आप क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है मैनोमीटर, ठीक है। तो अब तक आपने जितना पढ़ा, पहले मैं पॉज कर रहा हूँ 2 मिनट के बीच में, आप लिख लीजिए। चलिए, आप लोगों ने अभी तक समझ लिया बैरोमीटर को, ठीक है। अच्छा, बैरोमीटर के अंदर एक बात और थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, ज़्यादा कुछ नया नहीं है, वही जो पढ़ा है वही समझा रहा हूँ मैं। ये पानी रहा और इसके अंदर फिर ट्यूब रहा, इस ट्यूब को मैंने ऐसे नीचे की ओर किया, ठीक है, ऐसे नीचे की ओर झुका दिया, ओके। तो मेरा क्वेश्चन है, जो अभी हमने लिया एंगल लिया, वो एंगल क्या करेक्ट था, क्या वो एंगल करेक्ट था? क्योंकि अभी जस्ट एक मेरे पास क्वेश्चन है, वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पानी को नहीं ले रहा हूँ, मैं पारे को ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि इस ट्यूब को, जिसके अंदर पारा भरने वाला है, या सिंपल समझो एक कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने वाला है, या बैरोमीटर है तो कंटेनर आएगा ही। इस कंटेनर या बैरोमीटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने वाला है, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमने बैरोमीटर को लिया है। बैरोमीटर के अंदर जो ट्यूब लिया हमने, वो क्या किया है, 37 डिग्री क्या कर दिया है, 37 डिग्री क्या कर दिया है, झुका दिया है, झुका दिया है। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितना लंबाई होनी चाहिए उस ट्यूब की कि वो जो होगा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करवा देगा, ठीक है ना। यानी इस ट्यूब की लंबाई कितनी होगी यार, सीधी सीधी बात ये है, ओके। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा, जैसे जानते हैं क्या है, एक बेसिक चीज़ अगर छूट जाए ना आपसे, तो वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम लोग अपने जीवन काल में क्या करते हैं, रटते हैं, चीज़ों को रट लेते हैं, और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, दुर्लभ हो जाएंगी। हमें लगता है कि जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो हमको समझ में आ गया, लेकिन जब हम उसको करने जाएंगे तब हमको पता चलता है कि हमें क्या आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। अभी आप सबको समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ पे जो सिखा दूँ वही कर लोगे आप, है ना। जब प्रैक्टिकली आपको करवाना होगा किसी के सामने, तो फिर आप क्या हो जाओगे, स्टक हो जाओगे। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं हैंडल कर पाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी में आप एनालिसिस कर पाते हो कि कितना आपने पाया है। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक एक मिस्टेक कर रहे थे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया और इस कारण दिक्कत हो गई। जैसे मैं यहाँ पे थीटा एंगल इसको ले रहा हूँ, लंबाई क्या है इस ट्यूब की, इस ट्यूब की लंबाई है एल है, समझिए ध्यान से। ऐसे समझो खड़ा है ये ट्यूब, तो उस कंडीशन में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एल है। जब मैंने इसको झुका दिया, तो जब मैं झुकाऊंगा तो किधर की ओर झुकाया, इधर की ओर झुकाया, तो थीटा एंगल इधर से मैं लूंगा, इधर से ना लूंगा। झुकाया किधर की ओर, इस साइड झुकाया है, तो उस कंडीशन में मैं किधर से लूंगा, इधर से लूंगा। तो दैट मीन्स मेरी ये क्या होगी भाई, ये पहले ऐसी थी, पहले इधर था, सीधा ऐसे एक्सिस रही होगी, अभी क्या होगी, ऐसे झुकी है ना, तो ये ऐसे हो गई, ऐसा नो। तो कितना एंगल हुआ, यही तो बोला है, इसने बोला है कि ये कितना झुकी है, 37 डिग्री झुकी है। समझ पा रहे हैं? कितनी लंबाई की ट्यूब थी, एल लंबाई की। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे हमने साइन लिया, वहाँ पे क्या लेना है, कॉस। क्यों लेना है वो समझा रहा हूँ मैं, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्मेट हुआ, यस और नो, एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ। इस ट्राइंगल के फॉर्मेशन को थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री, और ये आप सबको पता है कि इधर में ये आपकी क्या होती है, एच हाइट होती है। तो ये जो एच हाइट है, यही तो है एच हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर कौन बताता है, परपेंडिकुलर हाइट कौन बता रहा होता है, एच ही है। परपेंडिकुलर हाइट को ही तो बोलते हैं, परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है उसी को हम हाइट बोलते हैं, सीधा मतलब है। अगर ये ऐसे होता तो यही इसकी जो एल है वही क्या बन जाता है, इसका एच, है ना। परपेंडिकुलर लेंथ इज हाइट, क्लियर है। अब ये एच हो गया, ये हमको पता है कि ये क्या है, एल है। अब ये जो कहानी बनी है ये सटीक बैठेगी, ओके।
तो अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा, मिल जाएगा मुझे, बिल्कुल मिल जाएगा सर, आसानी से मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी एल, इसका एल कितना है। चलो फटाफट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? तो सर सिंपल कहानी है, हमको पता है कि पी नॉट है यहाँ पे इज इक्वल टू कितना होता है, रो जी एच। हमको पता है कि अगर मैं यल यहाँ पे एच देखूँ तो एच कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है उस हिसाब से ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, सॉरी ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर। मुझे किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए, हाइपोटेनस और बेस के, वो कौन लेके आता है, कॉस, यानी कॉस 37 आएगा। कॉस 37 क्या होगा, ये होगा सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है? अब इसको इधर भेज दो तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल कॉस 37, और कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 है ना, यानी कितनी हो जाएगी 4/5, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू 4L/5। या ये हो गया कि नहीं हो गया? तो जहाँ पे एच होना चाहिए वहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या पुट कर दूंगा, 4L/5। तो पी नॉट ऐसे ही रहेगा सर, पी नॉट भी पता ही तो है हमको, हाँ ठीक है, 10⁵ रो की वैल्यू कितनी है, क्या रखा क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये भी है, ऐसा नो इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, रख देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 13,600, यहाँ पे क्या रखेंगे 10, और एल के यहाँ पे 4L/5। ठीक है, अब इतना सब कैलकुलेट करेंगे। अब इस कैलकुलेशन को की ज़रूरत क्या है हमको जब पहले से पता है कि भैया इसके अंदर पारा भरा है, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पारे को कितना ऊपर चढ़ना है 76 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एच तो पहले से पता है ना भाई, एच कितना है 76 सेंटीमीटर, यार यही उठा के यहाँ पे फिक्स कर दो, इतना लंबा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, करोगे तो यहाँ से भी वही आएगा। ठीक है, अब एच की वैल्यू हमको यहाँ से मिल रही है 4L/5, इधर 76 सेंटीमीटर, 5 को उधर कर दो 4 को नीचे, दैट मीन्स एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 76 × 5 अपॉन पूरे के नीचे 4 अपॉन कितना हो गया, ये मतलब इंटू सेंटीमीटर, इससे कट जाएगा 19 बार में, और 19 5 जा 95, यानी 95 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर है समझ में? यानी इस ट्यूब की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तो पिछला जो क्वेश्चन किया था भैया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, वहाँ पे साइन थीटा नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा होगा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे करेक्ट सही तरीके से नहीं किया था। ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पकड़ते हैं अगले वाले को जिसका नाम है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जनरली हम किस लिए यूज करते हैं, तो मैनोमीटर हम जनरली यूज करते हैं गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए। अब मैनोमीटर को पकड़ो फटाफट, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये रहा मेरा मैनोमीटर। मैनोमीटर कैसा होता है, तो मैनोमीटर जनरली ऐसा होता है कि यहाँ पे बल्ब होता है और इस बल्ब से पाइप निकली होती है ऐसे, ये पाइप ऐसे नीचे आती है फिर ऐसे मुड़ती है फिर ऊपर जाती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब। बल्ब। ठीक है, इस बल्ब के अंदर क्या भरोगे, गैस। क्या भरोगे, गैस। ठीक है, और याद रखना इस ट्यूब के अंदर क्या भर दो, लिक्विड। क्या भर दो, लिक्विड। देखना होने वाला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है ये। देखो लिक्विड भर दिया, इधर क्या है, गैस है। अब सीधी बात है, गैस ट्रैवल करेगा, गैस किधर से किधर की ओर भागेगा, इधर से इधर की ओर। खाली जगह इधर है ना, इधर तो हायर प्रेशर है, इधर जाएगा तो लोअर प्रेशर इसको नजर आएगा, तो इधर आएगा, इधर आएगा, और ये किस पे प्रेशर जनरेट करेगा, इस लिक्विड के ऊपर। ठीक है, अब लिक्विड कहाँ भागना स्टार्ट करेगा, इधर, इधर भागेगा, तो इधर एटमॉस्फेयर भी तो बैठा है, फिर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा इधर से। समझ पा रहे हो? तो दो प्रेशर हो रहा है, लिक्विड को एक तो एटमॉस्फेयर लगाएगा, पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो पी नॉट नीचे की ओर इसको दबा रहा है, और ये गैस इधर से भी नीचे की ओर दबा रहा है। अब लिक्विड जाए तो जाए कहाँ, तो सीधी बात है, जिधर कम प्रेशर होगा उधर भागेगा। अब समझना ध्यान से, क्या समझू सर, कि अगर जिधर हाइट ज़्यादा हो रही है, सपोज कर लो ये लिक्विड इधर भाग रहा है ज़्यादा, इधर भाग रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा है, या लिक्विड इधर ज़्यादा भाग रहा है, इसका प्रेशर ज़्यादा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो प्रेशर मेजर हो जाएगा, आसान है, हाँ या ना।
मैं मान लेता हूँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी है, h1 है। कितनी है, h1। और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है, h2 है। समझ पा रहे हो? प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर फाइंड आउट हम तभी करेंगे, मान लो अगर दोनों की सेम हाइट है तो इसका मतलब प्रेशर बैलेंस है। यस और नो? h1 बराबर हो जाए h2 के, तब प्रेशर क्या है, बैलेंस है। लेकिन अगर h1 और h2 की जो कहानी है वो अलग अलग हो जाए तभी जाके ना प्रेशर आएगा। भाई इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका प्रेशर कम होगा, तो इसने क्या किया होगा, ढकेल दिया होगा, ये ऊपर चढ़ गया होगा। अब आ रहा है समझ में? तो भाई हम मीजर कैसे करते हैं, तो सिंपल कहानी है ना, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा हम ऐसे ही पता कर सकते हैं कि भाई हमको पता करना हो, पी नॉट को ही पता करना हो, तो फिर क्या होगा सर, वो होगा रो जी एच की जगह पे क्या हो जाएगा, h2 माइनस h1। ठीक है, बस मिल जाएगा मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे प्रेशर पता करना, पी नॉट नहीं लिखो, सॉरी, पी को अगर मुझे पता करना हो, प्रेशर पता करना हो यहाँ पे, तो प्रेशर कैसे पता चलेगा, P इज इक्वल टू रो जी h2 माइनस h1। अभी समझो थोड़ा, अभी एक ही झटके में नहीं सब आ जाएगा, पकड़ो पहले। h2 माइनस h1 क्या है, वो हाइट का डिफरेंस है। हाइट का क्या है, डिफरेंस है। हाइट का डिफरेंस यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। देखो हमको ये पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ये सर नो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता होता है कितना होता है, 10⁵ पास्कल। अगर मान लो यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लो मैं यहाँ पे 3 अलग अलग बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। ये बल्ब है, यहाँ से क्या निकला, लिक्विड, मतलब पाइप ऐसे आया नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ही यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्थिति है। ठीक है, देखिए ये इस तरीके की स्थिति है। ये वाला पोर्शन S2 है, हाँ या ना, ये S2 है, यहाँ पे क्या है, H1 है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ऐसे यहाँ पे एक और कंडीशन बनाते हैं हम लोग। ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, ये ऐसे है। अब थोड़ा देखना यहाँ पे लिक्विड क्या है, इधर ज़्यादा भरा है। ठीक है, इधर ज़्यादा भरा है और इधर इतना ही है, तो ये क्या है आपका S2 है और ये क्या है आपका H1 है, हाँ या ना, H1 है। क्लियर है? ये H1 फिर S2। और अगले कंडीशन को देख लो, अगले कंडीशन को देख लो। अगले कंडीशन में हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे ठीक है ऐसे बना दिया मैंने, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, सेम हाइट में लिक्विड है, सेम हाइट में लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा S2 है, ये क्या है इतना S2 है। ठीक है, और ये कितना है H1 है। थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत ज़रूरी है, टाइम ज़्यादा ले लिया बनाने में, लेकिन ठीक है। S2 H1, यहाँ पे प्रेशर देखो, इस वाले कंडीशन में देखो प्रेशर तो सीधा दिख रहा है, ये ज़्यादा नीचे ये ऊपर है, इसका मतलब इसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो Pg इज़ ग्रेटर देन, या P1 P2 लेके चलते ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको P1 मान लेता हूँ, इसको P2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो P1 का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू P2। क्लियर है? इस कंडीशन में क्या है कि ये नीचे ज़्यादा है, जिधर नीचे ज़्यादा है, जिधर हाइट कम उधर प्रेशर ज़्यादा। तो ये क्या है अपना P2 है, ये क्या है अपना P1 है ना। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा सर, P1 इज लेस देन P2, P2 यहाँ पे ज़्यादा है, तो किसने दबा दिया, आया ना। और इस कंडीशन में क्या है सर, दोनों की हाइट बराबर है, दोनों की हाइट यहाँ पे क्या है, बराबर है, दोनों की हाइट बराबर है। इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ P1 बराबर है P2 के। ठीक है, देखो ये कंडीशन कहाँ से पकड़ पा रहे हो, हाइट से। कहाँ से, हाइट से। अगर मान लो S2 क्या है, कम है, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चल रहा है, प्रेशर और हाइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग अलग हो चुका है। देखो यहाँ पे हाइट क्या है, कम है, तो प्रेशर ज़्यादा, यानी क्या चल रहा है, इन्वर्स चल रहा है ना। क्या समझ पा रहे हो कि S2 ज़्यादा तो प्रेशर कम, और मतलब सॉरी हाइट ज़्यादा तो प्रेशर कम, और हाइट कम तो प्रेशर ज़्यादा। यहाँ से एक बात पकड़ोगे तो हाइट ज़्यादा प्रेशर कम। अब मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, यस और नो। और हाइट कम तो प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकता हूँ, या डायरेक्ट ऐसे बोल सकता था, P इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू हाइट। यस और नो, चल भी यही रहा था। यहाँ पे तो ऐसे ही चल रहा ना, मैनोमीटर के अंदर ऐसे ही चलेगा। हाइट जिधर ज़्यादा उधर प्रेशर कम, हाइट इधर कम
ये मैनोमीटर के अंदर की बात चल रही है, ऐसा मत सोचना कि हर जगह आप अप्लाई कर लेना। ओके, समझ पा रहे हैं ना? अदरवाइज आप लिक्विड के अंदर देखोगे तो फिर प्रेशर क्या होता है, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा होता है। जितना हाइट बढ़ेगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। इतनी तो बात समझ में आ रही है ना? ठीक, चलो अब यहाँ से ये बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला कि भैया जो प्रेशर होगा, एक्चुअल प्रेशर होगा, मान लो किधर ज़्यादा है, ये तो हमको समझ में आ गया कि ज़्यादा किधर है, ज़्यादा किधर है और कम किधर है, ये तो मैं पता कर लूँगा अभी। समझ पा रहे हो? लेकिन कितना ज़्यादा है कितना कम है ये पता करना होता, तो मैं यहाँ से पता कर लूँगा कि हाइट का डिफरेंस कितने का आ रहा है, वहाँ से हम कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आना बोलिए। मुझे ये पता करना हो कि इस गैस के द्वारा या इधर के, मतलब इन दोनों में प्रेशर किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। देखो बड़ा इजी है इसको पकड़ना। अगर पकड़ो तो इसका मुझे नहीं पता है, यहाँ पे मैं किसको डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा हूँ तो वो तो मुझे पता होगा, या मैं खुद प्रेशर लगा रहा हूँ तो वो भी तो मुझे पता होगा कि मैं कितना प्रेशर लगा रहा हूँ। तो इसका प्रेशर तो मुझे पता होगा, इसका नहीं भी पता है तो मैं इसके साथ इसको निकाल लूँगा कि नहीं निकाल लूँगा? निकाल लूँगा। यस और नो? क्लियर है? ये कहानी चल रही है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और कैसे? तो दोनों के हाइट के डिफरेंस से। वे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप समझ जाओगे, टेंशन मत लीजिए। बस ये ध्यान देना है कि जिधर हाइट ज़्यादा उधर प्रेशर कम, जिधर हाइट कम उधर प्रेशर ज़्यादा। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, इसी सेम कंडीशन में हम क्वेश्चन बना लेते हैं, ये याद रह जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है। कितना है? 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितना है? ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया है 60 सेंटीमीटर। और ये वाली हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे लिक्विड तो आपका सेम रहेगा। लिक्विड में तो चेंज नहीं ना कर रहे हो भाई, लिक्विड में से चेंज नहीं लाने वाले हम। लिक्विड में चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। चेंज कैसे सेम रहेगा सर? उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। तो सपोज कर लो मैंने यहाँ पे किसको लिया हुआ है, यहाँ पे पानी को लिया, वाटर को। किसको लिया है? वाटर को। किसको ले लिया? वाटर को। तो ये वाटर है, इधर इसकी हाइट दी गई है कि वाटर इतना ऊपर इतना नीचे जा रहा है। हमें ये पता करना है कि इधर P1 है और इधर क्या है? P2 है। दोनों में प्रेशर किसका ज़्यादा है? P1 का प्रेशर ज़्यादा है कि P2 का? वो तो हम देख के भी बता सकते हैं। किसका प्रेशर ज़्यादा है? सर P2 का प्रेशर ज़्यादा है P1 से। कितना ज़्यादा है वो कैसे निकालेंगे? सर P2 माइनस P1 करना पड़ेगा। अगर मैं P1 करता तो P1 इज इक्वल टू क्या होता भाई? P1 इज इक्वल टू क्या होता? रो जी H1 होता। देखो ध्यान से, क्योंकि रो नहीं चेंज हो रहा ना। फिर P2 कितना होगा? रो जी H2। यहीं से तो बनाया गया है। हमने किया क्या? P2 माइनस P1 यानी रो जी H2 माइनस रो जी H1 हो गया। यहाँ से रो जी बाहर, अंदर क्या हो गया? H2 माइनस H1। तो डेल्टा P मिल जाएगा कितना प्रेशर में चेंज है। हाँ या ना? रो की वैल्यू हमको पता, वाटर है तो क्या होगा? वाटर है तो क्या होगा? मतलब डेल्टा P तो ऐसे रहने दो। यहाँ पे होगा रो मतलब 1000, दैट मीन्स 10 पे पावर Q। हाँ या ना? और इंटू 10 और P2 माइनस P1 तो कितना आ जाएगा? 60 में से 30 घटा रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना। क्या ध्यान देना? यहाँ पे H2 माइनस H1 है, तो H1 ये क्या है? H2 है मेरा, और ये क्या है? H1 है। तो इसको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एक बात और समझ में आएगी। देखो यहाँ पे H2 क्या है? 30 है, और H1 क्या है? 60। तो घटाऊंगा कितना आ जाएगा? माइनस में आएगा कितना आ जाएगा? माइनस 30। और इधर क्या आ जाएगा? 3 गुणे 10 पे पावर 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इधर से आएगा 30 और 30 का 0 ले लिया तो 5 हो जाएगा। तो 3 गुणे 10 पे पावर 5 का। सच पा रहे हो? अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पानी कैसा चढ़ेगा? उल्टा। समझ पा रहे हो ना? इसके अनुसार क्या होगा भाई? बल्ब के उल्टा चल रहा है ना। बल्ब प्रेशर नहीं जनरेट कर पा रहा है। प्रेशर कौन जनरेट कर रहा है? बाहर वाला। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इस बल्ब के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसका प्रेशर इतना कम है अगले वाले से। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना प्रेशर इसका क्या है? कम है। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ या ना? क्लियर है? यानी जो अगला P2 है उससे ये जो P1 है वो कितना कम है? इतना है। और अगर प्लस में आ गया तो इसका मतलब जो अगला P2 है उससे इसका प्रेशर कितना ज़्यादा है?
इतना ज़्यादा है। तो माइनस और प्लस में समझ में आ गया। माइनस में आएगा तो 100% क्या है कि जो बल्ब के अंदर रखा गया है गैस, उसका प्रेशर कम है दूसरे वाले से। क्लियर है कि नहीं है? इज दैट क्लियर? हाँ या ना? तो बैरोमीटर पे और भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे छाप के दे दे रहा हूँ, आप कर लेते हैं। ओके, सॉरी बैरोमीटर नहीं है, मैनोमीटर है ये, ठीक है। इट इज अ डिवाइस बाई वी आर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ एनी गैसेस, कि भैया ये गैस कितना प्रेशर लगा पा रहा है, ठीक है। तो आपने जितना यहाँ से क्या नजर आ गया कि आपने जितना प्रेशर लगाया उससे इतना प्रेशर कम है इस गैस का। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा देखिए यहाँ पे 60 मीटर, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, थोड़ा सा डिफरेंस समझ सकते हैं आप, यहाँ पे मीटर ही था। ओके, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बहुत अपने अनुसार जितना समझना था वो समझा। अब एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखें कैसे एक अच्छे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। मेरे पास क्या है, मेरे पास ना यहाँ पे गैस इस बल्ब के अंदर डाल दी गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बल्ब का ट्यूब कुछ ऐसे आएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर नीचे से इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। गया? बिल्कुल गया, ऐसे बिल्कुल। अब आपने यहाँ पे गैस रखी है, इस गैस का प्रेशर कुछ होगा, मैं अभी लेता हूँ P, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, P0। बीच में क्या है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, भरा हुआ है कोई लिक्विड। पहले भर दूं मैं इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो लिक्विड है यहाँ पे, उसका मैंने जो डेंसिटी लिया हुआ है, रो लिया हुआ है, वो 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। कोई दुविधा है ही नहीं, 5 × 10⁻³ कर लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक है 30 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है इस गैस का प्रेशर बताओ। यहाँ पे कोई गैस रखी गई है, उससे मुझे लेना देना नहीं है, उसका कोई प्रेशर होगा, मैंने इसके प्रेशर को क्या मान लिया P, और एटमॉस्फेयर के प्रेशर को क्या मान लिया P0। देखो वैसे तो P1 और P2 लेते हैं हम, बात वही बनती, लेकिन अभी यहाँ पे देखो, अब देखो क्या करना है हमको, अपना पिछला कॉन्सेप्ट यूज करना है। पिछला कॉन्सेप्ट कैसे, देखो जैसे मैं इस पॉइंट को पकड़ूं, इस पॉइंट को पकड़ूं, इस पॉइंट को मैंने क्या माना है A, क्या माना है A। अब इस A के ऊपर मैं प्रेशर देखूंगा, यहाँ पे कोई प्रेशर होगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, ये है पॉइंट B, सेम हाइट पे है, देखो सेम हाइट पे है, तो यहाँ पे भी कोई प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे भी प्रेशर होगा। अब ये दोनों का प्रेशर, जैसे मैं P at A देखूं और P at B, क्या बराबर होगा कि नहीं होगा? यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बराबर होगा सर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लिक्विड है, कंटिन्यूअस लिक्विड है, यस और नो। क्या बीच में कहीं पे हमने ब्रेक मारा है? नहीं मारा है। हमने इसके पहले पढ़ा है कि प्रेशर कहाँ कहाँ बराबर होगा। क्या लिक्विड चेंज किया है? बिल्कुल नहीं, लिक्विड तो सेम है, लिक्विड चेंज है, सेम है, कंटिन्यूअस है, तो उस कंडीशन में प्रेशर भी सेम हाइट पे क्या होगा? बराबर होगा। तो पी ए पे जितना प्रेशर होगा पी बी पे प्रेशर उतना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पी ए पे प्रेशर जितना पी बी पे भी प्रेशर उतना। अब पी ए पे अगर मैं प्रेशर देखूँ तो मैं इसको आँख बंद करके हटा दूंगा, लेकिन इसको सिर्फ देखूंगा। इसको अगर मैं सिर्फ देखूँ तो क्या नज़र आ रहा है सर? इस पर ये नज़र आ रहा है कि ये जो प्रेशर है P, मतलब इसके ऊपर जो प्रेशर है P, वो कितना होगा बता सकते हैं? यानी पी ए पे प्रेशर कितना है? कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं बता सकते हैं? सर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा, सिर्फ इस लिक्विड का प्रेशर है केवल और केवल। तो यहाँ पे जो पी ए है वो कितना होगा सर? रो जी एच, ये सर नो, रो कितना है? तो सर सबका जितना होता है उतना ही होगा, क्योंकि उसका भी उतना होगा। अरे यार हमको उसके बारे में बात ही नहीं करनी। अच्छा सिर्फ इतने का देखता हूँ, तो इस लिक्विड का रो कितना है? 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लें? नहीं सर, सबको किस में लेके चलना है हमको? SI में। तो यानी 5 × 10⁻³ हो जाएगा, इंटू जी की वैल्यू 10, इंटू हाइट की वैल्यू, हाइट कितना है? 30 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर। यस और नो? हो जाएगा। ये किसका है? पी ए पे है, मतलब पी एट ए पे प्रेशर है। ओके
यस और नो? बिल्कुल। अब ऐसे हम पी बी पे देखें, पी बी पे अगर हम प्रेशर देखें तो पी बी पे सर एक तो लिक्विड का प्रेशर है, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दूसरा क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे भी तो वही था भाई, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया यार? ये गैस आएगा तो ये गैस भी तो लिक्विड पे लगाएगा, इस गैस का भी तो प्रेशर है। वही तो मैं कह रहा हूँ, पी ए मतलब इस पे ये जो पी प्रेशर है वो भी है, ठीक है? पी प्रेशर भी यहाँ पे ऐड है, तो पी ए पे पी प्रेशर भी एडेड है। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे पी बी पे एक तो पी नॉट लग रहा है, दूसरा इस लिक्विड के अंदर जो प्रेशर लगना चाहिए वो कितना है, तो वो यहाँ पे होगा फिर से रो जी एच। मैं बार बार रो जी एच रख रहा हूँ लेकिन कैलकुलेट करके दे रहा हूँ आपको। तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट कितना होगा सर, वो बाद में हम देखेंगे अभी, ठीक है? और यहाँ पे रो जी एच, तो यहाँ पे रो कितना होगा फिर से 5 × 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट कितना है 15, तो 15। बोलो कोई दुविधा? अभी तक में कोई दुविधा? अच्छा उसको नहीं चेंज किया, सॉरी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.15, ये भी तो मीटर में जाएगा, मीटर में हो गया सब कुछ। मैंने अभी तक क्या किया, मैंने मैनोमीटर को पकड़ा, मैनोमीटर के अंदर देखा एक और गैस भरी हुई है, एक और एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, बीच में कौन है? लिक्विड। गैस इसके ऊपर इस साइड से प्रेशर लगा रहा है और इधर से ये इस साइड से लगा रहा है। अभी हाइट जो है फिलहाल में कितनी है, इधर 30 सेंटीमीटर, इधर 50 सेंटीमीटर। मैंने ये देखा कि भाई मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट जो क्या है दोनों में सेम हाइट पर है, इस साइड भी जिधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और इस साइड भी जिधर गैस का प्रेशर है। तो सेम हाइट पे मुझे पता है कि क्या होगा, प्रेशर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड गैस है, कंटिन्यूअस है, और दूसरा कोई चेंजेस नहीं है, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है दोनों साइड में सेम है। तो उस कंडीशन में यहाँ का प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने वही चीज़ लिख दी, पी ए बराबर पी बी। अब मैं पी ए पे देख रहा हूँ कितना प्रेशर है, तो एक तो लिक्विड वाला है और दूसरा इसके ऊपर गैस का प्रेशर है, वही लिख दिया, पी ए इज इक्वल टू पी प्लस यहाँ पे ए पूरा। ऐसे ही फिर यहाँ पे क्या कर दिया, पी बी इज इक्वल टू, बी पे देख रहा हूँ तो एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और दूसरा इस लिक्विड का, तो वो भी डाल दिया। अब मुझे पता है पी ए बराबर क्या है, पी ए बराबर पी बी है। मैं यहाँ पे ना सॉल्व करके पहले ही यहाँ पे चला आता हूँ, ये सब नीचे रख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर दूँ, तो पी ए बराबर पी बी है, तो इनकी वैल्यूज भी रख दो। क्या आएगा सर, आएगा पी प्लस 5 × 10⁻³ इंटू 10⁻0.3, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये 10 लेके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 5 जा 15, ठीक है ना? यानी पी प्लस आ जाएगा हमारे पास 15 × 10⁻³ हो जाएगा, इज इक्वल टू पी बी कितना है सर, पी नॉट है, तो पी नॉट प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 10 ये ले लेगा तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। एक और दे दो उसको, एक और दे दें, नहीं रहने देते हैं, 5 का गुणा 15 में कर देंगे 7.5 हो जाएगा, 7.5 × 10⁻³ हो जाएगा। यस और नो? मुझे पता है पी ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे इस गैस का प्रेशर चाहिए ना, पी नॉट तो ऑलरेडी पता है कितना होता है 10⁻5, तो मैं क्या करूँगा, इसको उधर भेज दूंगा, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, वो होगा पी नॉट प्लस 7.5 × 10⁻³ और माइनस 15 × 10⁻³ हो जाएगा। ये सर नो, इसी को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट किया जाए, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, तो P इज इक्वल टू इस पी नॉट की वैल्यू रख दो 10⁻5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.5 × 10⁻³ इंटू सॉरी माइनस 15 × 10⁻³ 10⁻³ बाहर कर सकता हूँ मैं सब में से, तो 10⁻³ बाहर कर लो, अंदर क्या बच गया 100 बच गया, 10⁻2 बचे 10 मतलब 100 बच गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.5 माइनस 15 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ 7.5 या 15 पहले घटा दो, कितना बचेगा 85 में 7.5 जोड़ दो तो कितना हो गया 92.5 यानी 92.5 आ गया, आया ना? अरे भाई 100 में से 15 घटाए कितना बचा, या सीधा 15 में से 7.5 घटा दो, 7.5 बचा, 7.5 बचा और माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 92.5। यहाँ पे कितना आ गया 10.3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ 9.25 इंटू 10⁻4, ये क्या हो गया हमारा प्रेशर, ये पास्कल, ठीक है? यस और नो? सॉल्व हो गया। तो किसी गैस का प्रेशर कैसे पता करेंगे, पता हो जाएगा। अभी कई सारे क्वेश्चन भी अगर आपके सामने नज़र आ जाए ऐसे तो आप कर लोगे, हाँ या ना? यस और नो? ठीक है, तो अगली बार के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप करके खुद लेके आइएगा, ओके?
और एकदम ऐसे ही करके आएंगे, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट जो होंगे ऐसे ही करेंगे। पी ए पे जो प्रेशर, मतलब ए पे जो प्रेशर है बी पे भी प्रेशर उतना ही होगा। मैंने हाइट के डिफरेंस से भी समझा दिया, ऐसे भी समझा दिया। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है कितना आपका 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, ले लेता हूँ मैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। जो रो की वैल्यू है वो कितनी है, रो इज इक्वल टू 2.5 ग्राम, रो इज इक्वल टू 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इधर क्या लग रहा है, इधर आपका पी नॉट लग रहा है, इधर आपका फिर से पी लग रहा है। बताना है आपको प्रेशर पी का कितना होगा। आसान है, हो जाएगा, चलिए अच्छी बात है। तो आई होप आपको मैनोमीटर तो समझ में आ गया, बैरोमीटर भी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं इसी पे एंड करूँगा। अगर कोई भी डाउट हो या मेरे द्वारा कोई एरर किया गया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप बताएं, ताकि मैं उसको पुनः नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुधार कर सकूं, अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूं और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।